जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। अगर अभी अच्छा से पढ़ोगे शुरुआत में तो एग्ज़ाम टाइम पे फिर ज़्यादा हरकतें नहीं होंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होगे। और कुछ दोस्त जो होंगे अभी नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम टाइम से पहले पढ़ेंगे तो उनके तो हलचल रहती है कि कैसे करूं कैसे करूं। तो उससे अच्छा है कि आप अभी से चीज़ों को बहुत स्मूथली पढ़ लें और कई कई बार आप रिवीजन कर लेंगे। आप उन छात्रों में से एक होंगे और उस अव्वल दर्जे में आप शामिल होंगे जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपका शास्त्रीय नृत्य अर्थात क्लासिकल डांस। देखो, शास्त्रीय कहने का क्या मतलब होता है। शास्त्रीय कहने का मतलब होता है ऐसे नृत्य जो शास्त्रों के समय से हैं या बहुत पौराणिक हैं या बहुत प्राचीन हैं। हमारे जो नृत्य की परंपरा है उसको बनाए हुए हैं, यानी जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर। और जैसे आप ऐसे देखते होंगे, आज वाले डांस की बात नहीं कर रहे हैं हम, हिप हॉप उदय शंकर वाला जो मॉडर्न डांस है वो वाला नहीं। हम कह रहे हैं जिस डांस के द्वारा कुछ कहानियां दर्शाई जाती थी, रामायण की किसी कहानी को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, महाभारत की किसी कहानी को, या आपका भगवान श्री कृष्ण जी की कहानियों को, या बोले भगवान विष्णु जी की कहानियों को किसी डांस से दर्शाया जा रहा है, तब ऐसे डांस को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो पहले तो हम जानेंगे वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, नवा किसको कहा जाता है, और भविष्य में शायद वही होगा नौवा भी। साथ में फिर हमको जानना होगा कि उनके बारे में बहुत विस्तार से कि भाई कौन सा नृत्य कहाँ का है। और फिर उसके बाद में हम जानेंगे उन नृत्यों से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, उस डांस से रिलेटेड जो आर्टिस्ट या डांसर्स हैं उनको हम जानेंगे। कुछ डांस स्कूल्स को हमको जानना होगा इसमें। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के, जिनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। बहुत ध्यान से, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। और ये वो टॉपिक है जो बड़े शांत होकर के, इसमें ट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है इस वाले टॉपिक में। ये बहुत शांति से पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे यही उम्मीद करेंगे। आज़ाद कुमार, आशीष, प्रभाकर सिंह, संगीता, कृष्णा ढाकरे, खुशी, आलोक, दीपक, मंगल, सुहानी शुक्ला, काजल देशमुख, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं, है ना। शुरू करेंगे भाई। आते हैं सबसे पहले यहाँ पर, कौन सा टॉपिक है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य विधाएं, इसको हम बोलेंगे क्लासिकल डांस। क्या बोलेंगे इसको, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। देखो, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमको कैसे पता चला। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह ना पूछा गया हो कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है। नाट्य शास्त्र एक बुक है जिसके राइटर हैं भरत मुनि। और भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र को लिखा तो उन्होंने बताया कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, लेकिन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या ऐसा नहीं बताई उन्होंने कि भाई कितनी है, तो क्योंकि बहुत प्राचीन पुस्तक है। क्योंकि कुछ शास्त्रीय नृत्य तो ऐसे हैं जो सन 2000 में जुड़ा, जैसे सत्रिया हमारा तो सन 2000 में जुड़ा। तो उन्होंने प्राचीन नृत्यों के बारे में बताया कि कैसे नृत्य होता है। उन्होंने मन की स्थितियों के बारे में भी बताया था। मन की स्थितियां जैसे आप जब हंसते हो, सोचिए, जब आप हंसते हो तो आ, आपके अंदर कौन सा रस पैदा होता है। तो आप कहेंगे हास्य रस पैदा होगा। आप गुस्सा भी तो करते हो, और क्या क्या करते हैं आप बताओ। रौद्र रस पैदा होता है। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, माँ के अंदर वात्सल्य रस पैदा होता है। जब आप अपनी प्रेमिका को देखते हैं, तो मतलब एक प्रेमी, आप छोड़िए, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है तो उसके अंदर एक श्रृंगार रस पैदा होता है। उसमें भी दो तरह के, एक श्रृंगार तो जुड़ने वाला होता है, संयोग श्रृंगार। एक प्रेमिका अगर छोड़ के जा रही हो, ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, अलगाव हो गया हो, तो वियोग, वियोग का मतलब छोड़ना हो गया। ठीक है। एक होता स्थिति को देख करके कि भाई मैं लड़ूंगा, इसको बोलते हैं वीर रस। कहते हैं छात्र के अंदर वीरता का रस होना चाहिए, ठीक है, साहस वाला। एक किसी चीज को देख के आपको बहुत घृणा हो जाएगी, जुगुप्सा जैसी स्थिति, कि आप हेट करने लग जाओगे, यार ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब मन की स्थितियों के बारे में लिखा तो उन्होंने नव रस, जिनको नौ रस हम कहते हैं, तो नौ रसों के साथ साथ में उन्होंने वर्णन किया था किसका, शास्त्रीय नृत्य का। किस पुस्तक में, तो इसको हम पंचम वेद कहते हैं। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे भारत के इतिहास में कि जो वेदों की संख्या कितनी है। देखो, वेदों की संख्या 5 मत लिख देना कि भैया ने पंचम वेद बताया था। तो आप कहेंगे वेदों की संख्या तो 4 है। कौन कौन से 4 वेद हैं, कितने हैं वेद टोटल, 4। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आप इतिहास में पढ़ोगे सबको, लेकिन इसको 5वें वेद का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। कितनी है? 8 है। इसके अनुसार जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है वो तो कहता है 9 है, तो फिर 9वां किसको मानता है? लेकिन जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है, इसको बोलेंगे SNA, संगीत नाटक अकादमी मानता है 8। भैया एग्जाम में 8 और 9 दोनों लिखे आएंगे, तो हमको किसको लिखना है? तो आपको लिखना है संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? 8। संस्कृति मंत्रालय अगर शब्द लिख देगा, पूछे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, तो जो हमारा जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, बोले अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री, तभी 9 लिखना है, नहीं तो क्या लिखेंगे सारे लोग बोले। अगर वो कुछ नहीं देता और पूछे आपसे शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर आएगा? 8 आंसर आएगा, 8। साहित्य ना जो आपका साथी संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कहा ध्यान से पढ़ना है। जो लोग कमेंट में व्यस्त हैं, अभी भी कमेंट कर रहे हैं, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप अपना सिलेक्शन खो दोगे, मैं हर रोज बताऊंगा आपको इस बात को। लेकिन जो साथी चुपचाप बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं कॉपी पेन लेकर के, वो एक बार आंसर करें। क्या बताया मैंने आपको कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य उनके बारे में कौन सी पुस्तक बताती है? नाट्य शास्त्र। किसने लिखी? किसने लिखी नाट्य शास्त्र? भरत मुनि ने। और उसको क्या बोलते, कौन सा वेद माना जाता है? पंचम वेद। पंचम वेद। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। किसके अनुसार है 8? किसके अनुसार? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। 9 किसके अनुसार? संस्कृत मंत्रालय के अनुसार। और संस्कृति मंत्रालय 9वां किसको मानता है? छऊ को। छऊ को। क्या बोला था? 9वां किसको मानता है? वो छऊ को। अच्छा फटाफट से आंसर करो। मैंने बताया था छऊ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है या नहीं है? सोचिए। हाँ भैया, याद है कालबेलिया और छऊ दोनों 2010 में चुने गए थे। किस वर्ष में? 2010 में। ठीक है, छऊ को, क्योंकि अभी इसको पूरी तरह से, क्या इसको बताओ मुझे, छऊ को मानता है क्या आपका संगीत नाटक अकादमी? आप कहेंगे नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी क्लासिकल डांस, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। कौन सा ऐसा डांस है जिसको अर्ध शास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल माना जाता है? छऊ को माना जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। छऊ को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया। छऊ कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। एक मयूरभंज छऊ। मयूर, मयूर। कौन कौन नोट्स बना लेता है क्लास से पहले? थम्स अप करो। इसके नोट्स आपको कल मिल गए होंगे। नोट्स बनाए थे। मयूरभंज छऊ ये कहाँ पर? उड़ीसा में। सरायकेला छऊ झारखंड में। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। देखो ध्यान से, मयूर को कैसे याद रखेंगे? मयूर क्या करता है? मयूर तो भैया उड़ जाता है। मयूर मोर को ही तो बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, मयूर तो उड़ जाता है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। बंगाल का रूट वर्ड हमारा क्या होता है बताना? बंगाल को हम हमेशा क्या बोलते हैं? बंगला। जब आप बंगला खरीदने जाओगे, बंगला आधा लोगे या पूरा लोगे? तो बंगला अगर किसी ने लिया है तो भैया पूरा ही लिया होगा। तो पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पुरुलिया छऊ बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। मयूर उड़ने का काम उड़ीसा, और सरायकेला छऊ झारखंड का। तो कितने छऊ हैं? 3 हैं। छऊ कितने स्टेट्स में होता है? 3 स्टेट्स में होता है। क्या छऊ एक शास्त्रीय नृत्य है? नहीं भैया, अर्ध शास्त्रीय, आधा शास्त्रीय, क्योंकि अभी उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। सिर्फ एक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय उसको मानता है। तो कितने बोलेंगे भैया? वो आपका सेमी क्लासिकल है, अर्ध शास्त्रीय है। ओके, आगे आते हैं। अब बात आई, हम तो सेमी क्लासिकल तो जान गए, लेकिन मैंने बताया शास्त्रीय कितने? तो शास्त्रीय 8 है। शास्त्रीय कितने? 8। और 9वां ये कौन सा है? ये है आपका सेमी क्लासिकल, अर्ध शास्त्रीय। अर्ध शास्त्रीय। भारत का मैप मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपके सामने होना चाहिए। भारत का मैप आपके पास आ चुका। किस किस ने माना? बोलोगे भी फटाफट से। शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य, स्टेट। भरतनाट्यम एक है, भरतनाट्यम। ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है। ये हैं हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य।
देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मणिपुरी, देखो मणिपुरी का संबंध मणिपुर से, याद करने में एफर्ट ही नहीं लगेगा इसमें तो। ओडिसी का संबंध, नाम ही आ गया कहाँ से, ओडिशा से। कुचिपुड़ी, इसको याद रख लो, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी तुम खा लोगे क्या, आंखों से देख के नहीं भैया, कच्ची पूड़ी को तो अंधा ही खा सकता है। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है, आंध्रा को हम हमेशा क्या बोलते हैं, अंधा, अंधा। कथक, कौन, यूपी के थकते नहीं है, यूपी में बोलते हैं सब कौन थक गया, यूपी में थकते नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज में नहीं थकते। कथकली, केरल, के ले, के ले, एक जैसे ही नाम है, देखो कथकली कहाँ का है, केरला का, कथकली केरला का। मोहिनी अट्टम केरल का, मोहिनी अट्टम, देखो एक रूट याद करा रहा हूँ, याद रख लो, जहां कहीं पर भी डबल टे आएगा वो पहचान है ज्यादातर कहाँ की, केरल की। कुछ अलग में अलग भी होंगी तो उनको उनके तरीके से याद कराऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे अंत तक। बताओ जी, जिनमें डबल टे आएगी उनको क्या बोलोगे, डबल टे, वो केरल से रिलेट करके रखने, रूट वर्ड है इसका। सत्रिया, सत्रिया असम, याद रख लेना, सत्र जो होते हैं वो संसद में होते हैं, सत्र कभी भी शाम में नहीं होते, यह याद रख लेना, सत्र आज शाम को होगा। सत्रिया, यह याद रख लो, शत्रु को आज शाम को देखेंगे। सबसे नया कौन सा है, सत्रिया। सत्रिया पहले नहीं था भैया, नहीं, 2000 तक नहीं था, सन 2000 में भारत सरकार ने सत्रिया को अनाउंस किया है। तो सबसे नया कौन सा हो गया, सत्रिया। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये 2000 में जुड़ा तो ये कितना पुराना हो गया। तो ये मत कह देना भैया ये 25 वर्ष पुराना है, 25 साल पहले जुड़ा। ये है तो बहुत पहले से, लेकिन इसको शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है, याद रख लेना हमेशा, अपने नोट्स में लिखना। 500 वर्ष पुराना है ये, कितना है, 500 वर्ष पुराना, यानी सन 1500 के आसपास में इसको शुरू किया गया था। अभी बताएंगे किसने शुरू किया, श्रीमद शंकर नारायण ने इसके लिए कैसे प्रयास किए थे, जब हम विस्तार से जानेंगे। भैया भरतनाट्यम को आपने सबसे पुराना कहा, तो ये कितना पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है आज से, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कितने साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। भरतनाट्यम को कैसे याद रखेंगे, भरत जी किससे मिले थे, भरत जी से याद रख लेना, भरत मिलाप तो सब जानते हो, भगवान श्री राम जी से मिले थे भरत जी, तो भरत मिलाप तो भैया हम सब ने सुना है। तो मिलान से कभी भी नाम आएगा तो मिलन, तमिलनाडु, मिलन, मिलन किसका हुआ था, भरत का, ठीक है, या ऐसे याद रख लो, तुम मिलना भरत से, कोई दिक्कत। नवे को हम बता ही चुके 3 राज्यों में। अब मुझे बताओ जरा, आपने अगर ध्यान से सुना, पश्चिम बंगाल में कौन सा छऊ, पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ, ओडिशा में कौन सा होगा, ओडिशा में मयूरभंज छऊ। कितने क्लासिकल डांस हुए हमारे, तो ऐसे एक तो क्वेश्चन बनेगा। एक बनता है दोस्त इनकी स्थिति से, अब ध्यान से देखना, जो तमिलनाडु है ये भारत में किधर पड़ता है, भारत के मैप में बताओ, भारत के नक्शे में तमिलनाडु कहाँ पर है, तो आप कहोगे तमिलनाडु भैया यहाँ साउथ में है, यानी कि जो भरतनाट्यम होता है वो साउथ में होता है, कहाँ पर, साउथ में। उड़ीसा को आप देखोगे, उड़ीसा नक्शे में यहाँ पर दिखेगा साउथ ईस्ट में, कहाँ पर है ओडिसी आपका, साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट समझते हो या नहीं समझते इतना भी। देखो सभी दिशाओं को हम ऐसे बोलते हैं भारत में, ये भारत का उत्तर है, ये दक्षिण है, ये भारत का पूर्व है, और ये पश्चिम है। नक्शे में हमेशा देखना ऐसे, एन फॉर नॉर्थ यानी कि उत्तर, एस फॉर साउथ यानी कि दक्षिण, ई फॉर ईस्ट यानी कि पूरब, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब आप बताओ मुझे मणिपुर किधर पड़ता है भारत में, तो मणिपुर पड़ेगा इधर नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। देखना भारत को ऐसे बांट लेना बीच से, तो क्या बोलोगे, यहाँ पर देखना उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ, नॉर्थ तो ऊपर हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका ई और ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यानी नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर कहाँ पर पड़ता है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में क्या नहीं, उत्तर पूर्व भारत में। आंध्र प्रदेश देखो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश नक्शे में दिखाई देगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश कहाँ पर पड़ेगा, यानी साउथ इंडिया में अभी है, साउथ में। उत्तर प्रदेश, इसका तो नाम ही उत्तर है, तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में। केरल कहाँ पर है, केरल यहाँ पर है,
केरल क्या बोलोगे? ये साउथ में है। केरल ये कहाँ पर है? ये साउथ में है। असम कहाँ पर पड़ता है? असम देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। असम कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, क्या मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। पहले बताओ, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वह कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं जो एक राज्य से संबंध रखते हैं? या ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दो शास्त्रीय नृत्य हैं? बताओ जरा फटाफट से। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं? ध्यान से देख करके आंसर करें। तो क्या हो गया? केरल। कौन कौन से भैया? कथकली और मोहिनी अट्टम, यानी इसके रूट वर्ड हमने याद कर लिए, कली और अट्टम। बहुत जगह आएंगे स्टैटिक जीके में, कली और अट्टम, कली और अट्टम, हमेशा केरल। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो गया। याद रखोगे ना, हमेशा दिमाग में, एग्जाम में बहुत पूछता है ऐसे। भारत का, ऐसे एक दिशा पूछ लेता है कि ओडिसी नृत्य भारत में किस किस क्षेत्र में किया जाता है? चार ऑप्शन देगा, दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, या फिर आपका दक्षिण में। तो कहाँ पर किया जाता है ओडिसी? देखिए, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। अच्छा, मुझे बताइए, ऐसे कितने क्लासिकल डांस हैं जो दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं? ऐसे कितने क्लासिकल डांस हैं जो दक्षिण भारत यानी कि साउथ से संबंध रखते हैं? तो क्या बोलोगे आप कहोगे भैया जो साउथ है, जो साउथ है, साउथ से आप गिनती करोगे तो मिलेंगे चार। ऐसे कितने हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के हैं? दो। दो। साउथ ईस्ट के कितने हैं? एक। कौन सा? ओडिसी। अच्छा, उत्तर, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो सिर्फ सिर्फ उत्तर भारत में किया जाता है? नॉर्थ इंडिया का सिर्फ एक है। और कहाँ पे होगा ये? नॉर्थ इंडिया में, देखना जरा, उत्तर प्रदेश। तो भैया नॉर्थ में उत्तर प्रदेश के अलावा भी कहीं पर होता है? राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी होता है। किन क्षेत्रों में होता है बताओ? उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ पर? राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में होता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान। सुन पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं इसमें। अब इनके बारे में विस्तार से जानिए, बहुत विस्तार से। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आए तो कैसे आ सकता है? बेसिक क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है, इतने भर में ही डीप क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? भरतनाट्यम कहाँ का है? बताते चलना, जब जिसका नाम आए तो बताते चलना, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम किस स्टेट का? ये आपकी जिम्मेदारी है। भरत मिलाप, तमिलनाडु। इसका पुराना नाम सादिर था। इसको दासी करती थी पहले बहुत समय पर, तो दासी अट्टम। अग्नि नृत्य, अग्नि कहाँ का है? यहीं का है, क्योंकि अग्नि जला करके वो नृत्य करती थी। पहले समय में क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लड़कियां थी, उनको, उनकी मतलब कुंवारी लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को जिनकी शादी नहीं होती थी, उन कुंवारी लड़कियों को मंदिर को दे दिया जाता था कि अपना ये पूरा जीवन जो है अब मंदिर में नृत्य करेंगी और भगवान इनसे खुश रहेंगे। तो उनको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था कि ये भगवान जी की दासी हैं। अब इनका जो जीवन है विष्णु जी को समर्पित है, कृष्ण जी को समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। और उनका पूरा जीवन जो है वो फिर वहाँ मंदिर में नृत्य करते हुए जाता था। मंदिर में जो लोग आते थे, ठीक है ना, उनके लिए नहीं, भगवान जी के सामने आरती के समय वो नृत्य करती थी, ईश्वर के सामने शाम को नृत्य करती थी। तो दासी बन गई ना वो मंदिर की, हाँ या ना? हाँ जी, बन गई। तो अंग्रेजों ने देखा भारत में आके ऐसी प्रथाओं को, अरे ये क्या बवाल कर रहे हैं, ईश्वर क्या ऐसे खुश होंगे कि एक बच्चे ने अपना जीवन मंदिर में उनके सामने नृत्य, ईश्वर क्या ये चाहेंगे कि उनके सामने कोई डांस करे? ईश्वर क्या इस बात से खुश होंगे कि किसी ने अपना पूरी जिंदगी मेरे सामने नृत्य करते हुए गुजार दी? नहीं। ईश्वर तो सबके जीवन को ऐसा चाहेंगे ना कि भाई बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत हो, किसी प्रकार की बंदिशें ना हो उसके ऊपर। तो अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी 1910 में, भरतनाट्यम पर। तो बहुत बार पूछा जाता है वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको अंग्रेजों ने रोक, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी? भरतनाट्यम। दो किताबें इसके बारे में बताती हैं, शिल्पादिकारम, इसको आगे आगे पढ़ोगे। शिल्पादिकारम को एक तमिल के राइटर थे इलंगो अदिगल, उन्होंने लिखा है। अभिनय दर्पण, इसके राइटर हैं नंदीकेश्वर।
इसके राइटर हैं नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर। और ये तमिल की एक बुक है, तमिल बुक है आपका। इसके राइटर हैं आपका इलिंगो अदिगल। और शानदार कहानी है इसकी, इलिंगो अदिगल। शिल्पादिकारम की बहुत शानदार कहानी है। ठीक है, शिल्पादिकारम इसको बोलते हैं हम, शिल्पादिकारम को। नुपुर की कहानी, एक पायल की कहानी। दरअसल में एक आपका व्यापारी था साउथ में, दक्षिण में। उसकी पत्नी का नाम था आपका कन्नगी, और उसकी प्रेमिका का नाम था माधवी। व्यापारी का नाम था कोवलन। बड़ा अच्छा उसका व्यापार था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहता था, कन्नगी के साथ में। लेकिन उसको प्रेम हो जाता है साउथ की एक लड़की में, मतलब तमिलनाडु में बाजार में वो जाता है तो एक लड़की से, उससे नाचने वाली लड़की से उसको प्रेम हो जाता है, जिसका नाम था माधवी। और फिर उसका मन वहीं लग जाता है, अपना सारा पैसा धन जो कुछ भी था सब बर्बाद कर देता है उसके पीछे। और जब सब कुछ लुट जाता है उसका, तो वापस अपनी पत्नी के पास आकर के अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है। कहता है कि मुझसे तो जो है इस तरह से भूल हुई और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी के पास भी अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा था देने को। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, अपनी एक पायल, पैर की पायल, क्योंकि वो भी आपका उस समय, मतलब वो पहले सेठ था, अच्छा व्यापार था उसका, तो वो पायल भी काफ़ी कीमती थी। तो उस पायल को क्या बोलते हैं जो पैर में पहनी जाती है, नुपुर। तो उसी पायल यानी नुपुर की कहानी है शिल्पादिकारम। तो उसने वो पायल उसको दी कि भाई तुम इसको बाजार में बेच करके और फिर से अपना जो है कारोबार बढ़ा लो। लेकिन जैसे ही वो बाजार में उसको बेचने गया, तो वहाँ के जो राजा था उस क्षेत्र का, आप इतिहास में पढ़ोगे अगर सर आपको या मैम आपको कहानी सुनाएंगी तो, नहीं तो हम जब पढ़ाएंगे 2.0 में तब सुनाएंगे आपको कहानी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो दक्षिण में चेर चोल पांड्य हैं, वहाँ पर वो गया बाजार में, और रानी की पायल भी खो गई। अब संयोग से ऐसा हुआ कि रानी की जैसी पायल थी ऐसी ही इसकी पत्नी कन्नगी की पायल थी। तो उधर तो बहुत हल्ला हो रखा था कि भाई रानी की पायल चोरी हो गई है, रानी की पायल चोरी हो गई है। तो सबने क्या किया कि भाई एक काम करो, जब जैसे ही कोई आए इसको बेचने वगैरह के लिए तो उसको पकड़ा जाए। अब ये बेचारा बाजार में पहुंच गया, इसको दबोच लिया। दबोच लिया तो आपका पूछा गया कि भाई कहाँ से ये पायल आई है तुमसे, तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरी पत्नी की पायल है। राजा इतना उदंडी था, वो अपनी रानी के प्रेम में इतना पागल था कि जाते ही मृत्यु दंड सुना दिया उसको कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दो। उसकी पत्नी को पता चला कि उसके पति को तो मृत्यु दंड दे दिया गया है। उसने बहुत श्राप दिए उस समय उस साम्राज्य को, और ये कहा कि तुम्हारा जो वंश है ये नष्ट हो जाएगा। और साथ में अपनी दूसरी पायल दिखाई कि ये देखो दूसरी पायल मेरे पास में है। और रानी को बुलाया गया, इसकी दूसरी पायल ये तो इनके पास में है इसकी। तो उस रानी ने भी कहा हाँ ये तो थोड़ा बहुत बारीक अंतर है इसमें, तो ये मेरी पायल नहीं है। राजा ने भी क्षमा मांगी, लेकिन उसने श्राप दे दिया, कहते वो साम्राज्य खत्म हो गया। और दक्षिण में बड़ी पूजा होती है कन्नगी की। आप कभी भी देखेंगे वहां पर जा करके, तो दक्षिण की जो पार्वती है वो कन्नगी देवी हैं। उसी व्यापारी की पत्नी को दक्षिण में बहुत पूजा जाता है। तो ये कहानी लिखी है उसी में, उस जो नाचने वाली का वर्णन आया, तो वहां पर वर्णन आता है किसका, भरतनाट्यम का। ठीक है, यह मंदिरों को समर्पित है। मैंने कहा दासी करती थी यहाँ पर। शैव धर्म के विचारों को ये दर्शाता है। शैव का मतलब जो लोग भगवान शिव जी को मानते हैं तो उनको कहते हैं शैव। अच्छा, जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो लोग भगवान विष्णु को मानने वाले हैं उनको कहा जाता है वैष्णव। क्या बोलेंगे, उनको वैष्णव कहा जाता है। नृत्य का जो आरंभ होगा, भाई कोई भी डांस शुरू करोगा, भाई नागिन डांस तो है नहीं तुम्हारा डीजे का कि कैसे भी जाके कर दो। ये शास्त्रीय है। शास्त्रीय का मतलब इसके स्टेप्स फिक्स हैं कि शुरुआत में कौन सा होगा, तक था, बाद में कौन सा होगा, अंत कहाँ पर होगा। तो इनके जो स्टेप्स हैं वो आपका फिक्स है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है आपकी तरह जाके आपने जाके और सीधे मतलब कुछ भी आप करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। शास्त्रीय नृत्य का मतलब है उसके जो चरण है वो एकदम से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ठीक है, नृत्य का आरंभ आला रिपू से होता है। तो पहला स्टेप कौन सा होता है इसका, आला रिपू। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। जिस चीज को मैं इंपोर्टेंट लिख दूं उसको भूलना मत कभी भी। एक तो आला रिपू देवताओं को समर्पित है, तो देवताओं का आह्वान किया जाता है कि देवताओं आ जाओ।
तिल्लाना अंत होता है इस पर। तो इसका जो शुरुआत है और जो अंत है वो मत भूलना। देखो ऐसे तो इसके बहुत सारे भाग हैं, लेकिन हमको क्या याद रखना है, शुरुआत और अंत। याद कैसे करोगे, भरतनाट्यम में भारत आने के लिए हम सबसे बोलते हैं नहीं बोलते कि भारत आओ, तो आने में शुरुआत करनी आवाहन, आ से आवाहन बुलाना, क्या बोलोगे, इनवोकेशन, किसी को बुलाना। और तिल्लाना यानी कि अंत हो गया, क्या हो गया, अंत हो गया, अंत। तो जब आना तो ये लाना, भारत आना तो ये लाना, आना और लाना, आ से आला रिपु और लाना से तिल्लाना। तिल्लाना को हम कई बार थिल्लाना भी कहते हैं, ठीक है, थिल्लाना भी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं सर मैं वादा करता हूँ कमेंट ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी करूँगा। ठीक है, फिर सही है। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, आला रिपु जाति स्वरम शब्दम। अब ऐसे याद रखना, भरतनाट्यम था ना ये हमारा, भरतनाट्यम में बार बार आ जाता है, क्या है ये हमारा, भरतनाट्यम। ऐसे याद रखना, देखो यहाँ लिख देते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में बार बार, हमारे पूरे भारत को याद रखो, भारत में आता है क्या, जाति, जाति पे ज्यादा बात होती है हमारे यहाँ, मूर्ख लोग जाति पे ज्यादा बात करते हैं। शब्द, जाति के जैसे शब्द बहुत आते हैं हमारे यहाँ, वर्ण के जैसे शब्द बहुत आते हैं, ठीक है। आ जाति शब्द वर्ण, और फिर क्या है, पदम, और फिर थिल्लाना। ऐसे कुछ याद करके याद रखें। 6 स्टेप्स हैं, बाकी कहानी नहीं याद रखनी है किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। 6 स्टेप, पहला और अंतिम स्टेप नहीं भूलेंगे। पहला स्टेप कौन सा, आला रिपु, अंतिम कौन सा, अंतिम कौन सा, अंतिम कौन सा। बहुत बढ़िया। सर जी हमको अभी पीडीएफ नहीं मिले, बेटा पिछली क्लासेस देखो, उनमें बता रखा पीडीएफ कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। हर रोज नहीं बताएंगे इस बारे में, पिछली क्लासेस करो प्यारे साथी। उन बच्चों को बहुत डिस्टरबेंस होता है जो आपसे पहले जान चुके होते हैं। आप एक तो लेट एंटर करते हैं और फिर क्लास को डिस्टर्ब भी करते हैं, ऐसा ना करें प्लीज़। क्योंकि जो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, अगर मैं अतिरिक्त बातें करूंगा तो उस बच्चे को क्या है, डिस्टरबेंस होता है। तो अतिरिक्त बातें नहीं करनी है कभी भी, और ना कभी आप ऐसे बातों का प्रयोग करें कि मुझे अतिरिक्त बातें करनी पड़े। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आप मुझे भाई मानते हैं तो मैं आपकी सफलता तक आपके साथ हूँ। और जैसे एक भाई अपने किसी भाई या बहन को सफल देख करके खुश होता है, उतना ही खुश मैं भी होता हूँ जब कभी छात्र सफल होते हैं। और एक गुरु के लिए इससे बड़ी कोई सफलता भी नहीं होती। तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे घर में सिलेक्शन आया है, क्योंकि आप सेलेक्ट होंगे तो हमारा भविष्य आपके भविष्य पर निर्भर करता है, और यही आरडब्ल्यूए की पहचान भी है। तो मैं सिर्फ आपसे विनती करूंगा, आप इन चीज़ों के लिए कभी भी ऐसा माहौल ना क्रिएट करें, है ना। फिर पढ़ाई से मतलब रखें, नहीं तो फिर आपको मैं नज़रअंदाज करूंगा, जो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नज़रअंदाज करूं। ओके। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है, ये तो मैं आपको बता चुका, ये पहला शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जब डांस होता है तो एक मुद्रा बनती है, कटका मुख हस्त मुद्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे, भरतनाट्यम से। इसमें 3 उंगलियों को जोड़ करके ओम का प्रतीक बनाया जाता, ओम का। ओम, ओम का मतलब कौन से ईश्वर को है, ओम बताना जरा। कटका मुख हस्त मुद्रा, हस्त मतलब हाथ, हाथ से एक मुद्रा बनाई जाती है, ठीक है, जो कैसी होती है, ओम की जैसी। ओम कौन से भगवान जी के लिए हैं, ओम भैया भगवान शिव के लिए। तो बताया ना आपको यहाँ पर कि ये शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है, इसीलिए क्या बनेगा, ओम। तो शैव धर्म किससे, भरतनाट्यम से। तो ओम कभी भी पूछे कटका हस्त मुद्रा, तो हाथ से मुद्रा कहाँ पर, भरतनाट्यम में। नृत्य का अंत तिल्लाना या थिल्लाना पर होता है। नट्टूवार, देखो नाम आया भरतनाट्यम, तो नाट्यम और नट्टू एक जैसे शब्द है या नहीं है। भाई जब कोई नृत्य है तो उसको सिखाने वाला भी तो होगा, एक सिखाने वाला भी होता है। तो ये भरतनाट्यम का शिक्षक होता है, टीचर भी यही है। और जब जिसको टीचर को अपने स्टूडेंट को ये सिखा देता है, और स्टूडेंट जब डांस करता है तो उस समय ये कविता बोलता है, कविता। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। कभी भी पूछेगा भरतनाट्यम में कौन सा म्यूजिक, कर्नाटक संगीत। अब भैया ये कर्नाटक संगीत क्या होता है, हिंदुस्तान में 2 तरह के संगीत होते हैं, एक उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का। उत्तर भारत के संगीत को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा संगीत होता है नॉर्थ में,
हिंदुस्तानी। और दक्षिण भारत में कर्नाटक कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण में। तो कर्नाटक यानी कि दक्षिण से याद रख लेना, कर्नाटक संगीत। और इसमें एकल कलाकार मतलब अकेला कलाकार के द्वारा बहुत सारी भूमिका की जाती है, जिसे एक आहार्य, मतलब एक ही आदमी बहुत सारे आहारियों यानी बहुत सारे एक्ट्स को करके दिखाता है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स किसके द्वारा प्ले होते हैं? सिंगल वन के द्वारा, सिंगल वन के द्वारा। भरतनाट्यम की शैली है कला क्षेत्र वजू दूर नहीं, वजूवुर है, वजूवुर, वजूवुर लिखना है इसको, वजूवुर। और कला मंडलम, कुछ चार नाम दे देगा आपको, कभी भी कहेगा कौन सी भरतनाट्यम की शैली नहीं है, कौन सी भरतनाट्यम की शैली नहीं है, तो क्या बोल देगा? कला क्षेत्र दे देगा, वजूवुर दे देगा, कला मंडलम दे देगा, संकीर्तन दे देगा। तो क्या संकीर्तन है? यस और नो? आप कहेंगे नो। तीन शैली हैं, कौन कौन सी? कला क्षेत्र, वजूवुर, कला मंडलम। भारतीय संगीत के दो भाग होते हैं, उत्तर भारत में जो है हिंदुस्तानी संगीत होता है, अभी आपको बताया। दक्षिण भारत में कौन सा संगीत होता है? कर्नाटक संगीत। ये बहुत पूछे जाते हैं, दक्षिण भारत में कौन सा संगीत आयोजित होता है। इस डांस में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मृदंगम ढोलक जैसा होता है, वीणा माँ सरस्वती जी के पास आपने देखा हो, बांसुरी कृष्ण जी के पास आपने देखी होगी, आदि। ठीक है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में, भाई 1947 तक किसका राज था भारत पर? भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो 1910 में प्रतिबंध लगाया। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। गोपुरम क्या होता है? मंदिर संरचना जब आप पढ़ोगे तो मैं ही बताऊंगा आपको, अभी बस याद रखो गोपुरम। हमको मंदिरों की, मठों की संरचना भी जाननी है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम के चित्र कहाँ पर मिलते हैं? चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सर जी मैं तो इतना सारा याद नहीं कर पाऊंगी। बेटा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप समझ पा सकते हैं हम, आपके दिमाग की स्थिति है, मस्तिष्क की स्थिति। जिसने अपने मस्तिष्क को ये तैयार कर लिया कि हाँ आई कैन डू एवरीथिंग, वो कर जाता है। जिसने अपने दिमाग में शुरुआत के 4 दिन में ही ये रख लिया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाते हैं। सारा खेल खुद पर विश्वास का है। 8 साल के बच्चे आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत सारे शास्त्र याद कर लिए, अगर वो शुरुआत में ये बोल देता कि नहीं, या वो शुरुआत में बोल देते कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी जीवन में नहीं कर पाते। या रामभद्राचार्य जी ने लाखों श्लोक याद किए, तो वो आपका अभ्यास से, परिश्रम से याद किए। किसी भी दुनिया में इसमें किसी ने भी याद किया है तो परिश्रम से। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, अगर आप नहीं कर पाओगी तो दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। जिसको करना होगा वो करके रहेगा, और वो करके आएगा, वो जॉब भी लेगा और सब कुछ याद भी करेगा। जो ये सोचेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। बिजनेसमैन भी आप में से कोई होगा, आप में से ही कल कोई अधिकारी होंगे। अभी तो अभाव है, एक नौकरी लेनी है, कल आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस देश में ऐसा भी हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब आप जाएंगे दिल्ली पुलिस में, तो विजय सिंह आईपीएस बने। वो पहले दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, लेकिन बाद में वो आईपीएस बने। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ग्रुप ए सर्विसेज तक जाएंगे, वो कितनी मेहनत करेंगे उस पर निर्भर करेगा। बहुत सारे विभिन्न पदों में जाएंगे, कुछ नेता बन जाएंगे आप में से भविष्य में, और कुछ ठेला भी लगाएंगे आप में से भविष्य में, ये भी होगा, ऐसा नहीं है। आप में से कुछ दूध का काम भी करेंगे कल को, और मजबूरी है कल को कुछ प्राइवेट जॉब, तो हर तरह का वर्ग होगा। लेकिन आप किस स्थिति में पहुंचोगे ये तय आप करोगे, आपकी मेहनत करेगी, इतना बता सकता हूं सिर्फ। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो फिंगर टिप्स इसको रखते हैं। फिंगर टिप्स, आप नहीं, आपसे पहले हजारों स्टूडेंट्स, हजारों कामयाब स्टूडेंट्स। क्या बोला? भरतनाट्यम किसको भैया सादिर बोलते? मंदिरों को समर्पित है। दासी अट्टम इसको बोलते हैं, अग्नि जला के होता अग्नि नृत्य। मंदिरों को समर्पित क्यों है? क्योंकि मंदिरों को समर्पित कर दिया कुंवारी लड़कियों को। कहाँ पर? भरतनाट्यम में। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, बताओ किस वर्ष में? 1910 में। अंग्रेजों ने देखा ना यार ये क्या बला है। और इसमें क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने बताया था आपको, शुरुआत होती है कहाँ से? शुरुआत बताओ, आला रीपू से। आला रीपू के बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है बताना? आला रीपू भैया जाति होता है, फिर जाति आपका जाति स्वरम, फिर शब्दम होता है, फिर वर्णम होता है, फिर पदम होता है, और अंत में थिल्लाना। थिल्लाना पर अंत हो जाता है। मैं क्या कहीं से याद करके आया क्या इनको? आपके साथ याद करते करते हो गए।
आपके साथ याद करते करते। पहले मुझे भी नहीं याद थे, है ना। तो क्या बोलेंगे? 6। तो खुद पे विश्वास रखना बच्चों, ऑलवेज। क्योंकि आपने अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया ना, तो फिर दुनिया में कोई आपके काम नहीं आ सकता, कोई कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और बिटिया तुम पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तुम्हारा लड़कों का सिलेक्शन घर संभालता है, लड़कियों का सिलेक्शन समाज को संभालता है। लड़कियों पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके सिलेक्शन के साथ में उन लड़कियों के लिए राह खुलेगी जिनको कोई पढ़ने नहीं दे रहा था कि हाँ लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आपको तो ज़्यादा ताकत से लड़ना है ना। आला रीपू 6 हो गए। क्या बोला? कौन सी मुद्रा? कटका हुस्त मुद्रा। टीचर नट्टू, नाट्यम से रिलेट करके याद रखो। नाम भूल जाओगे थोड़ा बहुत क्या होगा, लेकिन रिलेट करके रखो ना नाट्यम से। अंत तिल्लाना पर। म्यूजिक कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ होता? उत्तर भारत में कि आपका दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भैया, कर्नाटक दक्षिण का। आगे आ जाओ। ओडिसी बताओ, ओडिसी किस स्टेट में होता है? ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा में होता है, ओडिशा में होता है। इसके जो गुरु हैं पंकज चरण दास, इनको कहा जाता है ओडिसी नृत्य का जनक। देखो जब आपके उड़ान, आप पक्षी तो हो नहीं, ओडिशा को हम क्या बोलते हैं? उड़ान। तो आप पक्षी तो हो नहीं, तो उड़ान कैसे भरोगे? आपके तो पैर है, चरणों से उड़ान भरनी है। चरण नाम के जितने भी व्यक्ति होंगे वो ओडिसी से संबंधित होंगे। जब हम आपको याद कराएंगे कल शायद कि आपका ये आपका आर्टिस्ट है जो इससे जुड़े हुए हैं, तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। क्लासिकल डांस 3 दिन में होगा, एक तो आज, एक इसके कलाकार। ठीक है, आज पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरा कलाकार, और तीसरी क्लास में क्या होगा? इसके जो स्कूल्स हैं, तो कलाकार और स्कूल्स तीसरी तक खत्म होंगे। 3 क्लास में ये टॉपिक होगा हमारा। लेकिन एग्जाम में ये याद रख लेना, आपका 50 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन में से कम आप रिलेट करना कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्लासिकल डांस से मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, ये श्योर है ना। क्या बोलेंगे? आपका भगवान कृष्ण से संबंधित है। पहले वाला किससे था? भरतनाट्यम किससे संबंधित था? भरतनाट्यम। याद रखना, भरत किनके भाई हैं? भगवान श्री राम के। भगवान श्री राम जी ने किसकी पूजा की थी जब वो माँ सीता जी की खोज में जा रहे थे? शिवलिंग बनाया था उन्होंने या नहीं? हाँ जी, तो उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से निकलती है। भगवान जगन्नाथ कहाँ से? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा में। जब मंदिर आपको याद कराऊंगा तो तब याद होंगे। जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उड़ीसा में है। भारत में 4 जो धाम है ना, कुछ चीज़ें हम यहीं पर नहीं पढ़ सकते, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। भारत में 4 धाम हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, उन्हीं में से एक धाम है पुरी। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, मतलब इसकी जो डांस की पोजीशन है उसको कहा जाता है, देखिए सामने आंटी जी को, तो उनको क्या बोलेंगे? त्रिभंग मुद्रा। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। एक जयंतिका ही, उन्होंने कहा 3 भाग नहीं 5 भाग होंगे। एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओडिसी, ऐसा ही नाम है ओडिसी जैसा। ओरिली, इसको पहले ओरिली कहते थे। इंपोर्टेंट बात, शुरू कहाँ से होगा? मंगलाचरण। चरण नाम किससे जुड़ा हुआ है बताना? आदमी का नाम भी, और विकल्प में भी मिला मंगलाचरण। क्या टिक कर दोगे फटाक से? ओडिसी। चरणों से उड़ान भरनी है, चरणों से उड़ान भरनी है। देखो कई हमारे साथियों ने लिखा भैया पुरी को व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं। बहुत कमाल। दिखाओ बच्चे का नाम जो ऊपर अभी मुझे दिखा था, ये हुई ना कमाल बात। शिवम यादव जी, बहुत बढ़िया। और अंत कहाँ पर होता है? मोक्ष पर होता है, मोक्ष पर। याद रख लो, उड़ान भर के तुम पहुंच गए चरणों से मंगल ग्रह पर, वहां तुमको मिल गया मोक्ष। अभी बताया था भरतनाट्यम कहाँ से शुरू होगा, किससे शुरू होगा भरतनाट्यम? वो भैया आला रिपू से, और खत्म होगा तिल्लाना पर, तिल्लाना पर। मंगलाचरण में पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, ऐसे पुष्प रख के फिर डांस होता है। और मोक्ष में अंत में थारिजम स्टेप होता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया था। पखावज यानी कि ढोलक होता, उसके कुछ शब्द पैदा किए जाते हैं, नहीं पूछा जाएगा। नृत्य के उदाहरण मिलते हैं उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से, और ये गुफा कहाँ पर है ये खूब पूछा जाता है, ओडिसी। यानी कि आपसे पूछे उदयगिरी या खंडगिरी की गुफाएं, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ओडिशा में हैं। इस डांस को जो करते हैं उनको बोलते हैं मेहरी, तो उन्हीं को बोल जाता है यह नृत्य महारियों द्वारा किया जाता है। यह मेहरी शब्द याद रख लेना। मेहरी, क्या बोलोगे? मेहरी किसके द्वारा? मेहरी के द्वारा।
नृत्यांगनाएं शरीर से एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। ज्यामिति समझते हो? जैसे मान के चलो, ये क्या है बताना जरा। ये वर्ग है, स्क्वायर है। ये क्या है? ये आयत है। ये क्या है बताना? त्रिभुज है। ये क्या है? सर्कल है। तो ये सब ज्यामिति हैं। ऐसा ही शरीर से अभी मैंने आपको दिखाया था दीदी का, कि बताओ दीदी कैसे स्टेप कर रही थी, एक हाथ ऊपर था एक इधर। तो ये क्या है आपका? ये भी कुछ एक पैटर्न है ज्यामिति का। कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनेगा, तो आप कहोगे हाँ भैया कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। तो इसे सचल मूर्ति कहा जाता है, संचल मूर्ति। लेकिन कैसे? एक तो त्रिभंग मुद्रा और एक पांच भागीय मुद्रा। जयंतिका ने बताई पांच भागीय मुद्रा, और वैसे जर्नली होती क्या है इसमें? त्रिभंग मुद्रा। लेकिन जो ज्यामिति का पैटर्न बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सचल मूर्ति। सचल मूर्ति। यह नृत्य जल तत्व को दर्शाता है। जल तत्व। हमारा जो शरीर है ना दोस्त, वो पंच तत्व से मिलकर बना है। पंच तत्व, आज आपको होमवर्क देता हूं, पंच तत्व के बारे में जानना, पंच तत्व क्या होते हैं। कक्षा में जब कभी भी कुछ टास्क दूं उसको पूरा करना, कुछ आपको बताऊं उसको फॉलो करने का प्रयास करना, और आप इस दुनिया के सबसे विशेष व्यक्तियों में से एक होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जल क्या बोलोगे? जल तत्व। आकाश होता है, पृथ्वी है, ऐसे ही अग्नि है, ऐसे ही साथी क्या है? एक जल तत्व है हमारा, जानना है इनको। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? मंजीरा, पखावज, चिमटे के जैसा होता है, जागरण में आपने देखा हो। पखावज ढोलक के जैसा ही होता है, ढोल, सितार। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें प्रयोग होते हैं। ओके। फिर आता है मणिपुर। मणि का रूट वर्ड क्या बताया था मैंने आपको? और मणिपुरी किस स्टेट में होता है बताओ? अच्छा ये बताओ, मणिपुरी किस दिशा में होता है? मणिपुरी किस दिशा में होता है? तो आप बोलोगे भैया जी नॉर्थ ईस्ट में होता है, मणिपुर का है। मणि का रूट वर्ड बताओ पूरी स्टैटिक जीके के लिए भैया। डायमंड। डायमंड देखा है? नुकीला सा होता है, नी चमक होती है। हाँ जी, डायमंड होता है पैना। भैया पखावज हम कभी देखेंगे? हाँ बच्चू, मैं आपको जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा ना तो सबके चित्र दिखाऊंगा आपको। ढोल कैसा होता है, सितार कैसा होता है, कितने तार होते हैं, गिटार होते हैं, मैं ही दिखाऊंगा, है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पर आपको मैं पखावज का चित्र भी दिखा दूं, सबके दिखा दूं, तो वो टॉपिक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो यह किसमें? यह वैष्णव। पहले दो भरतनाट्यम शिव से। अगला किससे बताया? अगला किससे बताया बताओ फटाफट से। क्या बताया था मैंने आपको? अगर जब हम ओडिसी को पढ़ रहे थे, ओडिसी को पढ़ रहे थे, तो ये देखो कौन से देवता बताए थे मैंने आपको, फटाफट से बताएं। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से हैं। ठीक है। और अभी बात करें मणिपुरी की, तो ये भगवान विष्णु से हैं। अब भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण भी, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी की जो बचपन, माँ यशोदा के समय की जो कहानियां हैं, जब वो माखन चुराते थे, तो उसके समय की बात है। इसमें तीन प्रमुख शैलियां हैं। मणि किसको बोलते हैं? डायमंड को। तो आपको मैंने बताया था लड़कियां डायमंड को बड़ा प्यार करती हैं। तो एक जो है मणि, एक अपने साथ में मणि लाई। मणि लाई, वो मणि उसको कैसे मिली है? प्रेम में, रास लीला से मिली है। कैसे मिली है वो मणि? मणि, मणि लाई कहाँ से? रास लीला से। ठीक है। मतलब भाई रास लीला का मतलब क्या होता है? रास का मतलब होता है प्रेम, प्रेम की लीला। या तो उनके पति देव ने दी होगी, या फिर उनके चाहने वाले होंगे कोई, उन्होंने दी होगी। तो संकीर्तन, ठीक है। अब तो वो हर कीर्तन में जाके दिखाती है, देखो मेरे पास डायमंड की घड़ी है, डायमंड की, ऐसे दिखाती है सबको। तो तीन प्रमुख शैली, जैसे भरतनाट्यम में कला क्षेत्र आपका वाजुपुर बताई मैंने आपको, और कौन सी बताई थी तीसरी बताओ? कलामंडलम। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार मणिपुरी को 1779 में, जैसे ओडिसी को पंकज चरण दास ने, निंगथो चिंगथांग खोम्बा ने शुरू किया था। नाम भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, एक बार याद रख लो, एक चीज याद रख लो बस, क्या? खोम्बा। खोम्बा भाई, मणि को खो मत देना। खोम्बा, मणि को खो मत देना, तो खो से याद रख लो, खोम्बा याद रहेगा। ओके। स्कूल अभी मत पढ़ना, स्कूल में आपको जब इस क्लास को हम एंड करेंगे आर्टिस्ट को, तो तब बताऊंगा किस डांस को आगे बढ़ाने के लिए किसने कौन सा स्कूल खोला था। 7-8 स्कूल है, वहां पर आएगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर में, वहीं पर बताऊंगा। अभी इसको महत्वपूर्ण भी नहीं मार्क करेंगे। इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पैना। तो मणि कैसी होती है भैया? डायमंड पैना होता है। इसमें नट गायन का प्रयोग होता है, नट गायन। अब देखो भैया, आपने जो पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए थे उनको तो इम्पोर्टेंट नहीं लिखा था, इसी का क्यों?
क्योंकि बच्चे जिसमें एक से ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग हो रहे हैं तो उनको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, उसमें आदि लिखा हुआ ना, उनमें 10 10 12 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होते हैं। जिसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है एग्जाम में उसके पूछे जाने के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। कई मेरे साथी, मेरे प्यारे बच्चे तो कलाकारों के नाम भी लिख रहे हैं। मणिपुरी में भैया आपका झावेरी बहनें, हाँ जी पढ़ेंगे 4 बहनें, दर्शना नैना रंजना सुवर्णा, उनके गुरु गुरु विपिन कुमार सिंह। पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। अरविंद कुमार जी, ऐसे छात्र मेरे साथ रहे तो कमाल कर देंगे। नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना, एक ही व्यक्ति करता है इसमें सारे काम। गाना भी खुद बजाएगा, गाना गाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं पुंग चोलोम। क्या बोलेंगे? पुंग चोलोम। ठीक है भाई, बड़ा चालू आदमी है, सारे काम कर लेता है, चालोम। अब हमने आपको बताया मणिपुर, जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम, देखो चोलोम रूट वर्ड कहीं भी आएगा वो मणिपुरी से आएगा। तो मणिपुर से कैसे याद रखें भैया लंबे समय तक? मणि डायमंड है। अब लड़की को मिली थी मणि, उसने अपने दादाजी को दे दी ला करके, दादाजी ये मणि है और ये बहुत महंगी है, इसको देख लेना, कोई चुरा ना ले। अब जो दादाजी होते हैं हमारे, आपको तो पता है कि वो तो भैया हर चीज़ को कैसे संभाल के रखते हैं, या दादी समझ लो कैसे संभाल के रखती हैं। तो भाई मणि के चक्कर में दादी जागी रहती हैं या दादाजी जागे रहते हैं। अब दादाजी कैसे जागते हैं? दादाजी तो रात को आपने देखे होंगे हुक्का हुक्का पीने लग जाते हैं, चिलम पीने लग जाते हैं, तो जागे रहते हैं, देखें गाँव में। हाँ जी, जागे रहते हैं, चिलम भर के बैठ जाते हैं। तो मणिपुर क्या बोलोगे? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जागोई किसका अंग है? मणिपुर। चोलोम किसका अंग है? मणिपुर। और सारे को कौन करता है? पुंग चोलोम। पुंग चोलोम जो गाना बजाना सब कुछ करे। मणिपुरी नृत्य के 2 भाग हैं, ये 2 भाग हैं। इसमें 64 ताल दी जाती हैं अलग अलग तरह की, थक था ऐसी ताल बोलते हैं इनको। नागबंद मुद्रा किसमें है? क्या बोलोगे? नागबंद मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शरीर को 8 आकार के वक्रों के माध्यम से मोड़ा जाता है। 8 वक्र, 8 अष्ट बोलते 8 को, वक्र। एक व्यक्ति हुए थे अष्टावक्र, जिन्होंने अपना महागीता ज्ञान दिया है। जो जो हमारा भगवत गीता का ज्ञान है उसके परे का ज्ञान है वो। ठीक है, अष्टावक्र महागीता कभी आप पढ़ना जब आगे जीवन में बड़े हो जाओ। जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। अष्टावक्र से याद रख लेना, उसको बोलते हैं नागबद्ध मुद्रा। किससे? मणि से। क्या बोलोगे? मणि से जुड़ी हुई है वो, मणि से, नागबंध। नाग याद है ना, बोलते ना नागमणि लेकर ही मानेगा भाई क्या। हमें तो हमारे दोस्त बचपन में बताते थे सुबह को इच्छाधारी नाग आता है और वो एक मणि को रखता है ओस में, और अगर वो मणि हमने चुरा ली तो फिर हमारे अंदर सारी शक्ति आ जाएंगी। तो हम तो जब सुबह को रनिंग करने जाते थे ना, तो हमने तो बहुत बार ढूंढ लिया जब हम छोटे थे, कसम से, कि कहीं ओस में सुबह सुबह, तुमने भी सुनी है ऐसी कोई कहानी या नहीं, कि सुबह सुबह नाग नाग एक मणि को रख के ले चला जाता है, इच्छाधारी नाग। हमने तो बहुत सुनी है भाई। नागमणि, मणि से याद रख लेना, क्या मणिपुरी में होता है नाग। याद रहेंगे ना ये नाम? पूछेगा नागबद्ध मुद्रा, आप सटाक से बता दो, 1 सेकंड नहीं लगेगा तुमको। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, इसको यूटीआई बोलते हैं। क्या? यूटीआई। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। तो आप सोच लेना, दर्शकों से आंख नहीं मिला रहा है, यानी कि आंख कहाँ है फिर? आंख तो सारी मणि पर है, कोई डायमंड को ना चुरा ले। दर्शकों से आंख नहीं मिला रहा है, याद रहेगा। एफर्ट लगाना इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद ना कर पाओ, आप याद ना कर पाओ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम बाकी के 5 को बहुत विस्तार से जानेंगे और फिर उनके कलाकारों को जानेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। ठीक है बॉस? सर मैं आपके गांव में आया था, मसौता। अच्छा, गांव भी ढूंढ लिया। मैं गांव में साथी ऐसे ही जाता हूँ रात बेरात। रात बेरात का मतलब कम टाइम मिलता है, तो जब टाइम मिलता है जैसे तब जाता हूँ। तो आप वहाँ गलत गए हैं, कलेक्ट होकर सीधे स्टूडियो आना और स्टूडियो ही मुलाकात होगी हमारी, है ना। ओके, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।